नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा सहकारी मित्र भूमेश आणि BK भूमेशमध्ये तुमचं स्वागत। मित्रांनो, काय मज़ा आता है ना। मज़ा आ रही होगी आपको भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा कि विधानसभा का इलेक्शन ख़त्म हो गया और उसके बाद इतनी चर्चाएं रंगत दे गई। जैसे ही नतीजे आने के बाद दोनों पक्ष, दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बहुत ज़्यादा इसमें बाचाबाची सब ये चीज़ें चल रही है। इसमें दो गुट ये है कि महाविकास आघाड़ी और महायुति, दोनों में से महायुति का ऑब्वियसली वो चुन के आ गए हैं, वो सरकार भी बनाएंगे। उनकी सरकार के लिए हमारी मनोकामना है। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है, जो पीछे रह गई है, वो भी अपना किस तरीके से ईवीएम में घोटाला हुआ है, किस तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, ये बार बार चुनाव आयोग को दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये भी मैं भी कहता हूँ कि हो सकता है मे भी कि इसमें घोटाला हुआ होगा। इसमें बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि इसमें घोटाला या छेड़छाड़ नहीं हुई है, क्योंकि जो सबूत, जो वीडियो, जो फुटेज, जो बाइट अभी सामने आ रहे हैं ना, वो चौंकाने वाले हैं। जब भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये याचिका फेटाड़ दी है, उन्होंने बताया कि जब तुम हारते हो तब तुम्हें ईवीएम निकल के आती है और जब तुम जीतते हो तो कुछ नहीं होता है, सब चंगाशी रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरा कहना यह है कि जो वीडियो सामने आ रहा है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी, उस पर भी हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो हम जो फैक्ट्स दिख रहे हैं उस पर ही हम बात करेंगे। हमने कल भी इसी वीडियो पर, इसी टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया था। वहां पर भी हमने बताया था कि किस तरीके से चुनाव में घोटाले हुए हैं। लेकिन आज हम उसी बात को दोहराने जा रहे हैं, वो भी सबूत के साथ। कल कुछ जो वीडियो डाले थे, कुछ उसमें अच्छा सा फीडबैक भी मिला है, काफ़ी लोगों का मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो बात कह रहे हो वो सच में हुई है या नहीं हुई है, ये कैसे मान सकते हो। तो ऑब्वियसली ये तो देख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये लोकमत, दैनिक लोकमत का ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। न्यूज़पेपर में दिया गया ये छपा हुआ आया हुआ है, जो यहाँ पे देख रहे होंगे अभी आप। ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसा अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें से महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ने जो लोगों को जो चीज़ देने की बातें कही है, वो एक अलग बात होगी। लेकिन मनसे का भी, जो मनसे एक गुट है, मनसे जो पक्ष है, मनसे जो पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे जी की, वो पार्टी ने, उसने बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लाया था, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने दी थी, बहुत अच्छी महाराष्ट्र का विजन उन्होंने रखा था। उनका कहना था कि 10 साल पहले ही ये मैंने बना के रखा था। तो सोच के चलिए 10 साल पहले से हमारा महाराष्ट्र किस पोजीशन पे रहा होगा, कैसे रहा होगा, कैसे देखते हो आप इस महाराष्ट्र को। जिस महाराष्ट्र में यहाँ पे संतों की भूमि है, यहाँ पे अच्छे राजा महाराजा होके गए हैं, यहाँ पे संतों ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, उस महाराष्ट्र में ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है। क्या अजीब है ये सब चीज़ें। क्योंकि जिस महाराष्ट्र में देश का मिरर कहते हैं, देश का आईना कहते हैं इस महाराष्ट्र को, उसी महाराष्ट्र में ये सब तोड़फोड़, सब तरोड़ मरोड़। राजकारण किसे कहते हैं, पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? पॉलिटिक्स उस चीज को कहते हैं कि एक विकास के दौर पे, विकास की गंगा को देख के चलाया जाता है। तो यहाँ पे इस पॉलिटिक्स को करियर की तौर पे लिया जा रहा है। ये क्या है भाई? सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने इतना अच्छा मैनिफेस्टो बनाने के बाद भी, उतना अच्छा उन्होंने महाराष्ट्र का विजन बनाने के बाद भी, मनसे की बात कर रहा हूं मैं, फिर भी एक भी उनका उम्मीदवार चुन के नहीं आया। दूसरी बात ये कि जो उनका एक उम्मीदवार है जो कह रहा है कि मेरे घर में 4 लोग हैं, हम 4 लोग हैं और मुझे 2 ही वोट मिले। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे वाइफ ने नहीं दिया क्या, मेरी बेटी ने नहीं दिया क्या, मैंने नहीं दिया क्या? ये सब है। तो देखिए, आप खुद ही देख लीजिए वो वीडियो। 153 देसाईंचा मनसेचा उमेदवार। आता मतमोजणी सुरू होती, आतमध्ये आपले सगळे काउंटिंग एजंट सगळे आतमध्ये होते आणि त्यांना असं निदर्शनात आलं की त्या मशीनमध्ये घोटाळा आहे। त्याचं कारण एवढा त्यांच्या समोर मशीन जेव्हा आली, त्या मशीनला 3-3 सील असतात, एका मशीनला एकच सील होतं। त्यांना विचारण्यात आलं एकच सील का,
तर त्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर हा एकच असू शकतं. त्यामुळे एक गोष्ट झाली, प्रत्येक मशीनचा जो चार्जिंग असते तर काही मशीनचं चार्जिंग 99%, काही मशीन चार्जिंग 70%, काहीचं 60%. अहो एवढ्या 2-2 दिवस मशीनचा चार्जिंग 99% कसं असू शकतं? सगळ्यात मोठी गोष्ट, मी जिथे राहतो, माझं घर, माझ्या घरात 4 मतं, माझी आई, माझी मुलगी, माझी पत्नी आणि मी, तिथे आम्हाला काही ओरच पडतं. म्हणजे माझ्या आईने किंवा माझ्या पत्नीने किंवा माझ्या मुलीने मला मतदान केलं नाही, मी स्वतःला मतदान केलं नाही. अशा प्रकारचा सगळं आतमध्ये घोळ आहे. गेले अनेक वर्ष आम्ही राजकारणात काम करतोय. या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक माणूस सांगतोय की आम्हाला बदल हवाय. आम्ही जो विद्यमान आमदारांना कंटाळलोय, ते आम्हाला नको आहे, आम्हाला बदल करायचा आहे. पण मतदान गेलं कुठे? प्रत्येक यादीमध्ये 2-2, 3-3, 9-9, 10 मतं फक्त, आणि आमचे कार्यकर्ते त्यांची घरती मतं नाही मिळाली. असा घोळ आहे. मी ज्या काउंटिंगमध्ये ते बघतेले एजंट होते त्यांना मी सांगतो की आपण आपलं मत मांडा. इलेक्शन्स बंद करून टाका. अतिशय संताप आलेले, बंद करा इलेक्शन्स. दरवर्षी हे होणार असेल ना तर अजिबात गरज नाही. मागच्या 5 वर्षापूर्वी आमच्या 8 मशीन्स फ्रॉड निघालेले आहेत. नंबर्स वेगळे, तिकडे नंबर वेगळे, आमच्याकडे पोलिंग एजंटचा नंबर वेगळा. तरी हे लोक म्हणतात प्रोव्हिजन आहे, असंच करायला लागेल. आता ऑब्जेक्शन घेतलं तर ते IAS ऑफिसर इज नॉट रेडी टू लिसन एट ऑल. साहेब, जर या गोष्टी होणार असेल ना तर ह्या लोकांना दरबार वेळ होत असेल. किती तुमचाही वेळ जातो, आमचाही वेळ जातो. पक्षाचा इझी घ्यायला लागलेत आपल्या पक्षाला. हे नाही चालणार अजिबात. खूप इझी घ्यायला लागलेत. मग इलेक्शन कॅन्सल करा. ते गणपत पाटील नगर मध्ये जिथे अजिबात कामं झालेली नाही तिथे लीड येतो. 3 नंबर वॉर्डमध्ये जनकल्याणमध्ये तिथे मनीषाताईंना अजिबात येऊन दिलं नाही, प्रचाराला येऊन दिलं ना. आम्ही प्रचार करून देणार नाही. त्या वॉर्डमध्ये त्यांना लीड मिळतो. कसा मिळतो? उमेदवाराला 3 उमेदवाराच्या 163 मध्ये 2च मतं ना. का? आई बहिणीची, बायकोची, घरातल्या आजूबाजूची लोकांची मतं नाही मिळाली. 30 वर्ष राजकारणात म्हणजे एका वर्षाला 1 मत. हेच केलंय. हेच होणार असेल तर कशाला इलेक्शन करताय? आमचे टॅक्सचे पैसे घालवायचे, आम्हाला धड रस्ते द्यायचे नाही, काय द्यायचं नाही. ते हिशोब इलेक्शनचे एक्सपेंडिचर कार्यालयात त्यांचे कन्सेप्ट क्लिअर नाहीत अजिबात. आज एक रूल लावतात, दुसरा रूल लावतात. यांचं इलेक्शन कमिशन प्रॉपर ट्रेनिंग नाही आहे ना अजिबात. पोलिसांचा गैरवापर करतात हे लोक. IAS ऑफिसर खूप डॉमिनेटिंग आहे आणि आय डोंट थिंक शी शुड बी ऑन द टेबल. तिने रिझाईन केलं पाहिजे. मैंने जो बोला था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये होते हुए ये आम लोग, हम लोग नहीं देख सकते. इस पर जो भी चीज हो ना हो, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए. कोई भी पार्टी क्यों ना, कोई भी सरकार क्यों ना बनाए, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए. ये भी वीडियो आप देख लीजिए. मशीन नंबर आणि 70C जो फॉर्म आहे त्या मॅच होत नसल्यामुळे आणि अनेक मशीनला सील नसलेल्यामुळे, काही मशीनला सेंट्रल सील आहे, बाकीचे 2 सील नाही आहेत. आणि काही मशीन चे स्पेअर पार्ट जे आहे ते आजूबाजूला आढळत आहेत. त्या मशीन ओपन करून लावले की लावताना ते विसरून इथून गेलेले आहेत. म्हणजे मशीन सोबत छेडछाड झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं. 1-2 प्रकरणं नव्हे तर इथं कमीत कमी 8 ते 10 मशीन सोबत असं झालेलं आहे. आणि असंख्य आम्ही स्ट्रॉंग रूम पण पाहिलेली आहे, तिथे पण असेच प्रकार आढळून आलेले आहे. 100% याबाबत आम्ही शासन काय जे फेअर इलेक्शन आहे की अनफेअर, याबाबत आपण वरिष्ठांना पत्रकारितेच्या माध्यमातून आणि शासनाला ही बाब निश्चित आपण कानावर टाकावी. आणि इथे जे काही आरोप असतील ते कोणत्याही प्रकारचं आमचं ऐकून घेत नाही. काही नाही असं समजा प्रोसेस पुढे घेत आहेत. फक्त हे लोकशाहीची हत्या आहे असं मला आज म्हणावंसं वाटतं. काही मशीन सुरू असल्याचं समजलं, सत्य आहे का? काही मशीन सुरू होत्या त्या लॉक केलेल्या नव्हत्या, हे पण सत्य आहे. चुनाव आयोग के लोग खुद कैसे कह रहे हैं कि हमको ऊपर से प्रेशर है, उसको हम झेल नहीं पा रहे हैं, किसको हम जवाब दे, किस तरीके से ये जो लोग निवडणूक के इलेक्शन के बूथ पे काम करते वो लोग सुन नहीं रहे हैं. ये खुद वो कह रहे हैं. इसका विश्लेषण, इसके बारे में जानकारी, इसका क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग को देना चाहिए. ये देना बनता है. अगर किसी का विश्वास नहीं बन रहा है, किसी का क्या यार, 5% भी अगर लोगों का, कल भी मैंने बात ये दोहराई थी, 5% भी अगर किसी लोगों का विश्वास नहीं बन रहा है ईवीएम मशीन पर, तो हटा दो यार, उसको हटा देना चाहिए. शायद आपको मजा आ रहा होगा ना ये सब महाराष्ट्र का देख के, ये सब तमाशा देख के. ये सब तमाशे ही चल रहा है महाराष्ट्र. और क्या चल रहा है? सब तमाशे ही चल रहा है. जहाँ पे चुनाव हुए हैं 99% बैटरी ऐसे कैसे हो सकती है? अरे यार, जब हम बिना मोबाइल को विचके, बिना मोबाइल को छेड़छाड़ किए हुए भी अगर रख देते हैं तो भी उसकी बैटरी उतर जाती है.
हाँ, किसी चीज को अगर हम बिना यूज किए भी रख देते हैं तो फिर से उसे चार्ज करना पड़ता है, फिर से उसे चार्ज करना पड़ता है। और यहाँ पे दिन भर यूज करने के बाद सवेरे 6-7-8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक जब वो ईवीएम काम कर रही थी, फिर भी उसकी बैटरी 99 कैसे हो सकती है? कैसे, किस तरीके से हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। और किसी पे सील नहीं लगा है, सील लगा है, ये सारी चीज़ें अभी निकल के बाहर आ रही है। मैं भी कहता हूँ कि अगर इतने बड़े बड़े देश अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम ईवीएम चलाएंगे, तो इस देश को भी, हमारे देश को भी नहीं चलाना चाहिए। ये भी कहना ठीक नहीं रहेगा कि पूरी तरह से ईवीएम बंद होना चाहिए, लेकिन ईवीएम के अलावा इस पर क्या लाया जा सकता है? कल भी मैंने ये बात कही थी कि इस ईवीएम की जगह पर क्या लाया जा सकता है, इसको और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। हो सकता है कि जनता को लाइव कर दो, जहाँ पे इलेक्शन चल रहा है तो बूथ कैसे काम कर रहा है, क्या कैसे काम कर रहा है, लाइव कर दो, सबको दिखा दो, सभी पार्टियों को दिखा दीजिए, उनका लाइव दिखा दीजिए, वो देखेंगे। जो बूथ में चल रहा है, बूथ के बाहर चल रहा है, सीधा लाइव कर दो, दिखा दो, कोई बात नहीं है। तो हो सकता है कि ये बोला यही होगा, ऐसा नहीं, लेकिन इस तरीके से कुछ किया जा सकता है तो करना चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर विश्लेषण देना चाहिए। ये मेरा कहना है। आपका कहना हो सकता है कुछ अलग हो सकता है, तो अगर आपका कुछ कहना है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। काफ़ी कमेंट आए हैं, हम इस कमेंट का भी जवाब देंगे और कमेंट आपको पढ़ के भी दिखाएंगे, पढ़ के भी सुनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली का भी। सबको धन्यवाद, सबको जय हिंद।